हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अंतिम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे राजनीतिक दलों की मान्यता, पांचवी और छठी अनुसूची तथा भारतीय संविधान की अन्य देशों के संविधानों से तुलना के बारे में पढ़ेंगे। तो राजनीतिक दलों की मान्यता, इसके इसके पहले मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर है उसमें एक बात बताई थी। क्या बताई थी? जो भारत निर्वाचन आयोग होता है उसमें मैंने ये बताया था कि 1980 1989 तक भारत एक आयोग था, है ना? 3 सदस्यीय आयोग था। और 1990 में ये 1 सदस्यीय हो गया। फिर 1993 में इसको वापस 3 सदस्यीय कर दिया गया, है ना? वहाँ पे मैंने कुछ गलत जानकारी दे दी थी, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1989 तक भारत निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग था। 1990 में इसे 1 सदस्यीय बनाया गया और 1993 में इसे वापस 3 सदस्यीय आयोग बना दिया। अब हम देखते हैं भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की मान्यता और योग्यता के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कुछ विशेष प्रावधान किए गए। ये प्रावधान भारत के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार तय किए गए। राष्ट्रीय दल बनने के लिए निम्नलिखित आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। कौन कौन सी शर्तें हो? अगर संसदीय सीटों में देखें तो लोकसभा में कम से कम 2% सीटें अगर जीत ली है, ये सीटें कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों में अगर जीत ली है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाएगी। तो पता होगा कि हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान की गई। विधानसभा चुनाव में अगर देखें, किसी भी 4 या उससे अधिक राज्यों के विधानसभा चुनाव में उस दल को 6% से अधिक वैध मत अगर प्राप्त हो गए, साथ ही उस दल को कम से कम 4 लोकसभा सीटें भी जीतनी होती है ना? अगर ये चीजें कंडीशंस पूरी हो जाती है, तब भी उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाती है ना? तो टोटल कितनी कंडीशनें हो गई? 1, 2 और 3 कंडीशन हो गई। अगर 3 में से कोई एक भी फुलफिल हो जाती है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान कर दी जाती है। ये फायदा क्या होता है? उस दल का चुनाव चिन्ह पूरे देश में एक समान हो जाता है, मतलब पूरे देश में उस दल के जो चुनाव चिन्ह है उसको मान्यता प्राप्त हो जाती है। क्षेत्रीय दलों, जिसे राज्य दल हम कहते हैं, बनने की योग्यता क्या क्या होती है? किसी भी दल को क्षेत्रीय स्तर, राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए मतलब निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होता है ना? क्या होता है? विधानसभा सीटें, संबंधित राज्य की विधानसभा में कुल सीटों के कम से कम 3% या 3 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी, है ना? जो भी अधिक हो। लोकसभा सीटों में अगर देखें, राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट पर जीत हासिल करनी रहेगी। हर 25 लोकसभा सीट पर 1 सीट उसको जीतना होगी राज्य के अंतर्गत। वेद मत को अगर देखा जाए, तो राज्य में विधानसभा या लोकसभा चुनाव में 8% से अगर अधिक वेद मत प्राप्त कर लिए, तब भी उसको राज्य स्तरीय जो दल होते हैं उनकी मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। क्षेत्रीय दलों की मान्यता प्रदान कर दी। इससे क्या होगा? ये दल केवल उस राज्य के लिए मान्यता प्राप्त होगा और उस राज्य में उसको जैसे आपको पता होगा, बिहार में आरजेडी ना, आरजेडी को राज्य दल की मान्यता प्रदान की गई। ऐसे अलग अलग राज्यों में राज्य दल होते। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची। भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं, क्षेत्रों के प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित प्रावधान करती है। इनका उद्देश्य आदिवासी समुदायों के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा करना तथा उनके सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची उन क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। ये क्षेत्र भारत के विभिन्न राज्यों में आदिवासी जनसंख्या के संरक्षण के लिए विशेष रूप से चिन्हित किए गए हैं। मुख्य प्रावधान अगर हम देखें, तो अनुसूचित क्षेत्र, राष्ट्रपति उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है जहां आदिवासी जनसंख्या का घनत्व अधिक है। राज्यों के राज्यपाल इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष भूमिका निभाते हैं।
इनके अंतर्गत एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग है ना, आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें अधिकांश सदस्य आदिवासी समुदाय से। ये परिषद राज्यपाल को आदिवासी कल्याण से संबंधित सलाह देती है। राज्यपाल के लिए विशेष अधिकार होते हैं। राज्यपाल इन क्षेत्रों के लिए कानूनों का संशोधन या अधिस्थगन कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने वाले केंद्र या राज्य के कानूनों में संशोधन का अधिकार राज्यपाल को। आदिवासी भूमि और संसाधनों का संरक्षण। इन क्षेत्रों में आदिवासी भूमि की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। बाहरी लोगों द्वारा आदिवासी भूमि का हस्तांतरण प्रतिबंधित। कहाँ कहाँ पे लागू है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पांचवी अनुसूची लागू। कानून सुना होगा पेसा एक्ट, है ना, पेसा एक्ट, एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। इसको दिलीप सिंह भूटिया की जो अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था 1996 में, तब इसको इस कानून को लागू किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश ने भी पेसा एक्ट को लागू किया है। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने पेसा एक्ट को अपने राज्य में लागू किया। अब आती है संविधान की छठी अनुसूची। छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों में आदिवासी समुदाय के स्वायत्त प्रशासन के लिए प्रावधान करती है ना, स्वायत्त प्रशासन के लिए प्रावधान करती है। मुख्य प्रावधान क्या है इसमें? स्वायत्त जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई है। इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई है। ये परिषदें कानून बनाने, कर लगाने, भूमि प्रबंधन, वनों और जल संसाधनों का अधिकार रखती है। स्वशासन का अधिकार। इन परिषदों को स्थानीय स्वशासन और विकास के लिए विशेष अधिकार दिए गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि उपयोग, कृषि और संस्कृति से संबंधित मामलों पर अधिकार क्षेत्र इनका होगा। छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों में आदिवासी समुदाय के स्वायत्त प्रशासन के लिए प्रावधान करती है। इसके अंतर्गत हम अगर राज्यपाल की भूमिका देखें, तो राज्यपाल इन परिषदों के प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करते हैं। यदि कोई विवाद होता है, तो राज्यपाल इसे सुलझाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। कौन-कौन से राज्यों में लागू है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, है ना? इन 4 राज्यों में ये लागू। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एम स्क्वायर टी, है ना? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, 4 राज्यों में ये लागू। अगर इसके मुख्य अंतर को हम देखें, पांचवी और छठी अनुसूची को, तो पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, जबकि छठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से स्वशासन के लिए। पांचवी अनुसूची लगभग मतलब पांचवी अनुसूची भारत के अनेक राज्यों में है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का अगर हम देखेंगे तो सब जगह। और छठी अनुसूची केवल पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है। एम स्क्वायर टी जो मैंने अभी बताया था, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा क्षेत्रों में ये लागू। राज्यपाल की भूमिका इसमें अधिक होती है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में स्वायत्त परिषदों की भूमिका अधिक होती है। पांचवी अनुसूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, और जबकि छठी अनुसूची में जो स्वायत्त परिषदों को सीमित विधायी अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये इनमें मुख्य अंतर हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे भारतीय संविधान की अन्य देशों। हमने लगभग पॉलिटी का पूरा सब्जेक्ट, पूरे जो टॉपिक है उनको कवर कर लिया है। अब अंत में हम भारतीय संविधान की अन्य देशों के जो संविधान है उनसे तुलना के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन के बारे में जानेंगे। ब्रिटेन के बारे में सबसे पहले जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था, तब भारत में ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिश संसद से बहुत सारे भारतीय संसद ने प्रावधान ग्रहण किए जो भारतीय संविधान सभा ने बहुत सारे प्रावधान ग्रहण किए। उसके अंतर्गत क्या है? सबसे पहले संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है ना? संसदीय प्रणाली को अपनाने का एक प्रमुख कारण ये भी था क्योंकि जब तात्कालिक स्तर पर भारतीय लोग संसदीय प्रणाली से अच्छी तरह से कानून की सर्वोच्चता का सिद्धांत, है ना, रूल ऑफ लॉ अपनाया गया है ना, रूल ऑफ, ये ब्रिटेन से लिया है। प्रत्येक व्यक्ति
कानून के समक्ष समान होगा, है ना? कुछ युक्त निर्बंधन को अगर छोड़ दिया जाए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को कानून की नज़र में बराबर माना जाएगा। कोई बड़ा-छोटा इसमें नहीं देखा जाएगा। एकल नागरिकता का प्रावधान, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जबकि आपको पता होगा कि जो संघात्मक देश होते हैं, है ना? संघात्मक देशों में द्वैत नागरिकता पाई जाती है। द्वैत नागरिकता कैसे? एक तो संघ के स्तर पर और एक राज्य के स्तर पर, है ना? परंतु आपको पता है कि भारत एक अर्ध संघ है ना? पूरी तरह से संघ नहीं है। यहाँ पे मतलब पूरी तरह से संघ के तत्व मौजूद नहीं है, इसलिए इसको अर्ध संघ की संख्या दी गई है और एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अमेरिका, अमेरिका आपको पता होगा कि सबसे पुराना लोकतंत्र है, पुराना लोकतंत्र है। तो भारत ने से कुछ अपनी भारतीय संविधान में कुछ चीजें ली है, जैसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान के। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में। तो ये भारतीय संविधान ने अमेरिका के संविधान से लिए। न्यायिक पुनर्वलोकन, है ना, जुडिशियल रिव्यू, भारत ने अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति की शक्तियां, है ना, राष्ट्रपति की शक्तियों की भारत ने अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट आता है आयरलैंड। आयरलैंड राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव भारत ने आयरलैंड से लिया है। कनाडा, कनाडा से क्या लिया है? संघीय व्यवस्था, है ना, फेडरल सिस्टम भारत ने लिया है। और केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान करने की जो कॉन्सेप्ट या प्रणाली है वो भी भारत ने कनाडा से। केंद्र और को विभाजन वो कनाडा से लिए। शक्तियों का विभाजन कैसे? 3 जो सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती, है ना, को हमने कहाँ से ली, मतलब जो केस शक्तियों का विभाजन है वो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची। अब देखो इसमें ये जो कनाडा से लिया है, केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन लिया है, ये जो मैंने बताया ये एक्स्ट्रा बता दिया है। लेकिन जो शक्तियों का विभाजन होता है राज्य और केंद्र के मध्य, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक शक्ति, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति आती है, वो हमने कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची को लिया है और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया है ना। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने आर्टिकल 368 के तहत वर्णित। जर्मनी से क्या लिया है? जर्मनी में के जो वाइमर गणतंत्र, ना, वाइमर आपातकालीन प्रावधान लिए, है ना, इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी के संविधान से लिए। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिखा है? क्या लिया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का भी लिखा है और दक्षिण अफ्रीका का भी लिखा है, आप एक बार इसको क्रॉस कर लीजिए ना, शायद इनमें से एक गलत हो सकता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जहां तक मुझे लगता है दक्षिण अफ्रीका से लिया है। इसके अगले वाले वीडियो में मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता दक्षिण अफ्रीका से, यहाँ पे एक डाउट है वो मैं अगले वाले वीडियो में। जापान से हमने क्या लिया है? जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जापान से लिया है। अब भारतीय संविधान की मुख्य मतलब अन्य देशों की अगर संविधान से तुलना करें तो समानता और भिन्नताएं हम देख लेते हैं। समानताओं के अंतर्गत आता है लोकतांत्रिक ढांचा। भारत और अन्य लोकतांत्रिक देश जैसे ब्रिटेन में उद्देश्य जनता की सरकार है, लोकतांत्रिक ढांचा है। संघीय संरचना, भारत ने संघीय रचना फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया, जैसे अमेरिका और कनाडा के समान। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अमेरिका के मौलिक अधिकार और आयरलैंड के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत ने अपनाया। विधिक व्यवस्था, ब्रिटेन की कानूनी परंपराओं से प्रेरित प्रेरणा लेते हुए भारत ने कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ स्थापित किया है। ब्रिटेन के एक अध्यापक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर को अगर देखें तो लिखित और अलिखित संविधान, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है जबकि भारत का संविधान पूरी तरह से लिखित है।
संविधान की लंबाई, भारत दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, जबकि अमेरिका और अन्य देशों के संविधान जो है अपेक्षाकृत छोटे संविधान। संघीय व्यवस्था, भारत में संघीय प्रणाली है, लेकिन ये सहकारी संघवाद पर आधारित है, जबकि अमेरिका में है वो क्या है, सख्त संघवाद या प्रतिस्पर्धी संघवाद, है ना? सख्त संघवाद या प्रतिस्पर्धी संघवाद पाया जाता है भारत में, जबकि सहकारी संघवाद प्रचलित है, मतलब सहयोग पर जो राज्य होते हैं एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जबकि अमेरिका में जो राज्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा। राज्य धर्म, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जबकि ब्रिटेन में चर्च ऑफ इंग्लैंड को आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त। नागरिकता को अगर देखें तो भारत में एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन से प्रेरित है, जबकि अमेरिका और कनाडा में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था। विशेषताएं जो भारत को अद्वितीय बनाती है, ऐसी कौन सी विशेषता है भारतीय संविधान की जो भारत को अद्वितीय बनाती है? कौन कौन सी सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता है भारतीय संविधान में? भारत का संविधान बहुसांस्कृतिक समाज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जो भारतीय संविधान के आप अनुच्छेद 29 और 30 पढ़ेंगे तो वहां पे संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए। आपातकालीन प्रावधान, जर्मनी से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान ने आपातकालीन स्थितियों में केंद्र को विशेष शक्तियां प्रदान ना। आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के 352 से लेकर 360 तक वर्णित। संविधान का लचीलापन और कठोरता, भारतीय संविधान संशोधन के मामले में अमेरिका की तुलना में लचीला है, जबकि ब्रिटेन जितना सरल नहीं। देखो, अमेरिका का संविधान बहुत कठिन है, उसे परिवर्तित करना बहुत ज्यादा कठिन है, और ब्रिटेन का संविधान इतना सरल है कि वो बहुत आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। ब्रिटेन के संविधान के बारे में ये कही जा सकती है कि मतलब काफी आसानी से वहां पे संशोधन किया सकते हो। भारत ने इन दोनों का मध्यम मार्ग अपनाया। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिन्हें हम विशेष बहुमत से पारित करते हैं, और कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं जिसमें केंद्र राज्य संबंध अगर टकराते हैं तो वहां पे आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी लेना रहता है, जबकि कुछ प्रावधान इतने सिंपल है कि उनको साधारण बहुमत से भी हम पारित करके बना। ये भारत ने एक मध्यम मार्ग अपनाते हुए आगे बढ़ा है। विशेष प्रावधान और पिछले वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए जो इसे संविधान जो निष्कर्ष के रूप में क्या लिख सकते हैं? भारतीय संविधान दुनिया के कई देशों के संविधान का एक समग्र और अद्वितीय मिश्रण है। ये न केवल भारत की विविधता को संभालने में सक्षम है, बल्कि वैश्विक लोकतांत्रिक मूल्यों को भी आदान प्रदान करता है। का लचीलापन और अनुकूलन क्षमता इसे एक सफल और अनुकरणीय संविधान बनाती। अब एक और छोटा सा टॉपिक देखा जाए, अन्य लोकतांत्रिक देशों में अगर हम अन्य ऐसे देशों में देखें वहां किस तरह से कार्य करता है, तो उसमें हम देख सकते हैं अमेरिका, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, है ना? तो अमेरिका में हम देखें तो वहां पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है ना। और फ्रांस में अर्ध संघात्मक, है ना। फ्रांस का आप संविधान देखेंगे तो वहां पे अर्ध संघात्मक, जैसे वहां के जो अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इनेमिनुअल मैक्रो, है ना, मैक्रोन विदेश मामले देखते हैं, जबकि वहां के आंतरिक मामले वहां का जो प्रधानमंत्री होता है वो पूरा एक मतलब कंप्लीटली डिविजन्स होता है उनमें। विदेश मामले फ्रांस का राष्ट्रपति देखता है, कुछ मामले फ्रांस के राष्ट्रपति देखते हैं, जबकि आंतरिक मामलों में राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता है, वहां का प्रधानमंत्री इन चीजों को देखता है। ठीक है। तो अमेरिका में 2 सदन होते हैं, ब्रिटेन में 2 सदन होते हैं। इसी तरह से आप फ्रांस का देख लीजिएगा, तो फ्रांस का थोड़ा डाउट में आ रही है, मतलब तो फ्रांस का आप देख लेना। ठीक है। अमेरिका और ब्रिटेन, इसमें 2 सदन होते हैं, इसमें भी 2 सदन होते हैं। ठीक है। और ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था है। जो पहले मैंने यहाँ पे काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आप विभिन्न देशों के संविधान के बारे में देख सकते हैं, है ना, कहाँ पे किस तरह से डिक्टेटरशिप जैसा लगता है। जैसे चाइना के संविधान को आप देखेंगे तो वहाँ पे एक ही दल का शासन होता है ना।
रूस का शासन देखेंगे तो वहाँ पे भी लगभग वो बहुत सालों से व्लादिमीर पुतिन ही राज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी इस तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं किस तरह से कमजोर है उसको आप देख सकते हैं। तो भारत का संविधान किस तरीके से लोगों के अधिकारों को रक्षा करता है और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बल प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस तरह से हमारा इंडियन पॉलिटिकल सेक्शन आज समाप्त हो जाता है। अगले वाले वीडियो में हम भारतीय इतिहास से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।